एक तरफ से लेके चलते हैं करंट, बहुत बड़ा इसमें टेंशन नहीं है, ज़्यादा टेंशन वाली बात इसमें करंट होती भी नहीं है। मेरे से कोई अगर पूछे सिंपली आई के बारे में बात करता है तो मैं उसको बोलता हूँ आई इक्वल्स टू dq/dt, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसका मतलब मैं ये बोलूँगा शॉर्ट में कि अगर मेरे पास चार्ज मुझे पता हो, उसको मैं टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूंगा, करंट मिल जाएगा। उल्टा भी करके देख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, आई dt, इधर क्या आएगा हमारा dq। यानी कि अगर मेरे पास आई का फंक्शन है, उसको मैं इंटीग्रेट करूंगा तो क्या बन जाएगा, चार्ज। मतलब करंट को इंटीग्रेशन करने से चार्ज मिलेगा और चार्ज को डिफ्रेंशिएट करोगे करंट मिलेगा। इसका दूसरा मतलब ये भी है कि अगर मेरे पास Q और T का ग्राफ हो तो उसका स्लोप निकालूंगा, और या फिर आई dt का ग्राफ हो तो उसका एरिया निकालूंगा तो चार्ज मिलेगा। तो ये एक छोटी मोटी बच्चों वाली बात है जो अपने को आता है। अच्छा, दूसरी बात कि हमारे पास जैसे इलेक्ट्रॉन की बात होगी और उसके कारण करंट की बात होगी, तो इलेक्ट्रॉन आगे चलेगा तो करंट उसका पीछे होगा, प्रोटॉन होगा तो करंट के डायरेक्शन में प्रोटॉन चलता है, ठीक है। इसमें कोई लोड वाली बात नहीं है। इसी बात पे एक सवाल कर दो, लिखो एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ट्रैक, एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 1.6 सेंटीमीटर, ऑफ रेडियस 1.6 सेंटीमीटर, ठीक है, विथ अ कांस्टेंट स्पीड 3.14 इंटू 10 का पावर 17 साथ में मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी गिवन। फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। ये पूछा है इसने कि भाई इलेक्ट्रॉन चल रहा है सर्कुलर ट्रैक पर, रेडियस दे रहा हूँ, करंट बताओ। तो बताओ, देखो अपन इलेक्ट्रॉन चलाएं, चलने दो, ये इलेक्ट्रॉन को चलाया, इलेक्ट्रॉन इधर चलाऊंगा करंट पीछे फ्लो करेगा, ठीक है, रेडियस दे रखा है। मुझे कोई करंट पूछेगा तो मैं तो कहूँगा भाई चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज में लोड ही नहीं है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, नीचे टाइम, टाइम नहीं पता, एक चक्कर में कितना समय लगता था, वो टाइम पीरियड बोलते हैं। तो यहाँ पे टाइम क्या बोलोगे, टाइम बोलोगे, यहाँ के पे जो तुम टाइम बोलोगे वो बोलोगे एक चक्कर पूरा और उसकी वेलोसिटी। तो टाइम की जगह क्या लिखोगे, 2πr/v, 2πr/v, बस हो गया, 2πr/v हो गया। ई की वैल्यू अपन जानते हैं 1.6 × 10⁻19 2 होता है, और पाई देखो भैया देखो, पाई से ये कट जाएगा क्योंकि वेलोसिटी में दे रखा है ना उसने 3.14, वो पाई ही तो है एक तरीके से। तो जब आप इसको सॉल्व करिएगा देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आई, और आई आता है भाई 0.5 एम्पेयर, 0.5 एम्पेयर, दिस इज द वैल्यू ऑफ आई, 0.5 एम्पेयर, दिस इज द वैल्यू ऑफ आई। बोलो 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 बोलो, आ गया, धन्यवाद। तो ऐसे चलती है बातें। तो करंट का डायरेक्शन कोई पूछे तो अरे इलेक्ट्रॉन आ गए तो करंट पीछे, ये रहा आई, सही है। चलो अब इसी तरीके से ग्राफ दे रखा होगा तो एरिया निकाल दोगे, है ना, जहाँ तक का पूछेगा वहाँ तक एरिया निकालेंगे, वो भी अंडर द कर्व। ग्राफ में इंटीग्रेशन बोलो तो एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। तो ये तो इसकी बातें अच्छी वाली। चलो अब इसके लिए अगर मैं सर्किट वाले सेक्शन पे जाना चाहूँ तो सर्किट वाले सेक्शन पे भी चला जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आओ सर्किट से शुरुआत कर देते हैं। सर्किट कह रहे हो ना, पहले सर्किट करें ऐसा, ठीक है, सर्किट कर लेते हैं। चलो सर्किट वाले सवाल, सर्किट वाले सवाल। कलर कोड हमारे सिलेबस से हट गया। पहले होता था वी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैड वेरी गुड वाइफ, या हैव वेरी गुड वाइफ, दिया है तो आपको आता होगा। बस यही दो चार चीज़ें थी जिसमें मज़ा आता था, वो भी हटा के ले गए, फिर लाएंगे, घबराने की बात नहीं। अच्छा, अगर मैं बोलूँ सीरीज और पैरेलल सॉल्व करने के लिए, सीरीज ऐसे सॉल्व करते हैं, पैरेलल ऐसे सॉल्व करते हैं, तुमको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, है ना। हम आते हैं काम के सवाल पे कि हम किस तरीके से सर्किट को सॉल्व करें। अच्छे वाले सवाल से एक तरफ से शुरू करते हैं। सर्किट में तो आपको देखो क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने होते हैं, तब आपको अच्छा लगता है। जब भी मुझे सर्किट सॉल्व करना होगा और जहाँ कहीं भी हमसे इक्विवेलेंट वो पूछेंगे, इक्विवेलेंट, तो जिस दो पॉइंट के बीच इक्विवेलेंट पूछे उसको आप
कभी भी डिस्टर्ब मत कीजिए। डिस्टर्ब करने का मतलब होता है कि जैसे मैं सीरीज़ पैरेलल सॉल्व कर रहा हूँ और कोई सर्किट मैंने ड्रॉ किया, उसने आर ए बी पूछ दिया, मतलब वो चाहते हैं कि रेजिस्टेंस मैं निकालूं ए और बी पॉइंट के बीच, तो उस ए और बी को अंत तक छोड़ने का, मतलब छेड़ने का नहीं, लास्ट में सॉल्व होगा वो, जिस दो पॉइंट के बीच पूछा जाएगा। जैसे अगर मान लो मैं कोई सवाल यहाँ से पकड़ूँ, सपोज करो कि एक सवाल ऐसा है, ये इस तरह का सिचुएशन है और यहाँ पे इसका नाम ए है और इसका नाम बी है, और उसके बाद से इसमें कई सारे ब्रांचेस लगा रखे हैं। जैसे एक ब्रांच इसका इधर से ले गया, एक ब्रांच इसका इधर से ले गया, इस ब्रांच में रेजिस्टेंस नीचे से ले जाऊंगा तो इस ब्रांच में रेजिस्टेंस, और एक ऐसे जोड़ देंगे तो इस ब्रांच में रेजिस्टेंस, ऐसे जोड़ दिया तो इस ब्रांच में रेजिस्टेंस। सब का नाम अगर मैं आर दे देता हूँ, और भी इसमें खूब सारा बना सकते हैं, सब का नाम मैं आर दे देता हूँ, और मान लो तुमसे ये कहा जाए कि तुमको आर ए बी फाइंड करना है, सॉल्व नहीं करना, वो थोड़ा सुन लो, आर ए बी फाइंड करना है, तो तुम मन ही मन ए और बी के बीच एक बैटरी लगाओगे, मन ही मन ए और बी के बीच बैटरी लगाओगे, लेकिन इसको तुम सॉल्व नहीं करोगे, अभी इसको तुम सबसे लास्ट में सॉल्व करोगे। तो अगर, और दो तीन बात ध्यान रखना है, एक तो है कि जिस दो पॉइंट के बीच तुम मन ही मन बैटरी जोड़ रहे हो, यहाँ पे तुमने बैटरी जोड़ा अपने मन में, तो इस पॉइंट को ए और बी को छेड़ने का नहीं। और दूसरी बात, अगर दो पॉइंट किसी कनेक्टिंग वायर से जोड़ेंगे तो उन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। सोचो। अच्छा, और भी दो तीन बात समझ सकते हैं। अगर किसी ये मेरे पास एक रेजिस्टेंस ऐसा है और दूसरा रेजिस्टेंस भी ऐसा हो गया, एक रेजिस्टेंस फिर वापस ऐसे पकड़ लो, दूसरा ऐसे लेके आओ, तीसरा ऐसे पकड़ लो और ऐसे लेके आओ। मान लो तुमने यहाँ से आई करंट भेजा था, ये आई करंट को यहाँ पे आने के बाद इसको चलने के तीन रास्ते मिल गए, तो जहाँ पे करंट को मल्टीपल रास्ते मिलते हैं ना, वहाँ पे हम जंक्शन बोलते हैं उसको। अच्छा, अब जैसे ये करंट इसमें गया, मान लो इस करंट का नाम I1 दिया, और ये करंट सीधा इसमें चलता चला जाए, मतलब यहाँ पे करंट को कोई भी दूसरा रास्ता नहीं मिला, तो जब तक करंट को सिर्फ एक ही रास्ता मिले, मतलब वहाँ पे जितने कॉम्बिनेशन होते हैं वो सीरीज़ में होते हैं। पैरेलल की पहचान क्या है? पैरेलल की पहचान ये है कि अगर चाहे वो कहीं भी हो, मान लो एक रेजिस्टेंस ऐसा है और एक रेजिस्टेंस ऐसा है, मान लीजिए कुछ ऐसा हो जाए कि यहाँ का पोटेंशियल P है और यहाँ का पोटेंशियल X है और इसका पोटेंशियल भी X है, किसी कारण से ऐसा हो गया, किसी भी कारण से, इसका मतलब ये P, ये दोनों, ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस किस में होंगे? पैरेलल में होंगे, क्योंकि इनका पोटेंशियल सेम हुआ है। हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि रेजिस्टेंस, अगर किसी दो रेजिस्टेंस के दोनों एंड पे, जैसे हमारी उंगली है, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, यहाँ का पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस अगर बराबर हो तो मतलब दोनों पैरेलल में। देखने में सीरीज लग रहा नहीं लग रहा उससे मैटर ही नहीं। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है दो रेजिस्टेंस के बीच, तो हो सकता है कि वो गारंटी की बात है कि वो पैरेलल में होगा। जब तुम व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ते हो ना, व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ते हो, तो उस कंडीशन में शुरुआत में रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं सीरीज में? पहले तो ना तो सीरीज में होते हैं ना ही पैरेलल में होते हैं। पहले की कहानी उसकी ऐसी होती है, जो व्हीटस्टोन ब्रिज अपन पढ़ते हैं ऐसी होती है कहानी। अब यहाँ से हम ऐसे जोड़ते हैं, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, ये हमने लगाया, एक रेजिस्टेंस इस स्टाइल से लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं, फिर यहाँ से इसको लाते एक बैटरी ऐसे लगाते हैं। अब ज़रा देखो, इस रेजिस्टेंस का नाम मैं रख रहा हूँ R1, ये R2, ये R3 और ये R4, ऐसे रख रहा हूँ मैं। अब ज़रा सोचो, अब चेक करके बताओ कि सीरीज और पैरेलल में कौन कौन है, चेक करके बताओ, चेक करके बताओ। सीरीज और पैरेलल, नीचे वाला हटा दो। पैरेलल की जो मैंने पहचान बताई है उसका ध्यान रखना। पैरेलल की पहचान ये है कि दो रेजिस्टेंस के पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाए तो दोनों पैरेलल में हो जाए। हो ही नहीं सकता पैरेलल में, वो तो बात की बात है, लेकिन अभी नहीं है ना। अभी ना तो कोई सीरीज में है ना ही कोई पैरेलल। जैसे मानो इसका पोटेंशियल X माना, इसका बीच में रेजिस्टेंस आ गया, सेम पोटेंशियल हो नहीं सकता, Y है, फिर रेजिस्टेंस आ गया, सेम हो ही नहीं सकता, Z है कि नहीं। फिर यहाँ पे आ जाऊँगा तो मान लो ये हमारे पास ये Y डैश हो जाएगा, तो इसको तुम कह दो X डैश हो जाएगा। इसके दोनों के पोटेंशियल बीच में कितना आया, Y और X डैश, यहाँ अलग आ गया, इसमें X और Y डैश आ गया, यहाँ X डैश Y डैश आ गया। पैरेलल में तो कोई नहीं है, पहली बात।
पैरेलल में कोई नहीं है, कोई भी ऐसा रेजिस्टेंस नहीं है जिसके दोनों एंड पे पोटेंशियल सेम आ जाए। इसका मतलब पैरेलल में है। सीरीज़ का तो सवाल ही नहीं उठता, सीरीज़ का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि यहाँ से ब्रांचेज बन रहे हैं। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की जो शुरुआत की स्थिति होती है, ना तो कोई सीरीज में होता है ना ही कोई पैरेलल में होता। हाँ, अब अगर किसी ने कहा कि भाई ये वायर अगर बेकार हो जाए, तो इस कंडीशन में अगर ये वायर बेकार हो जाए तब की बात अलग है, तब की बात अलग। वो तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है जिसकी पूरी कहानी है, उसके ऊपर आएंगे, उसके ऊपर आएंगे। तो तुम सीरीज और पैरेलल का बेसिक जो मैंने तुमको बोला था वो ये है। अब मान लो इसी को किसी ने कहा कि भाई एक और ले लीजिए और इसको ऐसे करके ऐसे, और इसी को एक और ले लीजिए और इसको ऐसे करके ऐसे, ये आर और ये आर। अब आप आर इक्विवेलेंट एक बार निकालता, ये आर इक्विवेलेंट कितना है इसका निकालना, आर इक्विवेलेंट। कितना 5/11 आ रहा है ऐसा। तुम्हारे पे आ गया 5/11 आर नहीं। जो करंट एक रेजिस्टेंस में जाए, अगर वही करंट दूसरे रेजिस्टेंस में जाए तो दोनों रेजिस्टेंस किस में होने चाहिए, सीरीज़ में होने चाहिए। अपने को अगर हम चाहें तो हम यहाँ से सीरीज़ छांट सकते हैं। कहानी कुछ ऐसी है, ये रेजिस्टेंस आर और बगल में ये रेजिस्टेंस आर दोनों सीरीज़ में होंगे, इसका मतलब ये दोनों सीरीज़ में है। और मन में इस रहते हैं रखना इस बैटरी को, तो इसको तो हटाओ। अब बताओ यहाँ से कहानी कैसी है, ये आर और आर के जगह पे हम अपने मन से क्या लगा सकते हैं, 2R। इस R और R के जगह पे अपने मन से यहाँ पे लगाएंगे 2R, और ये कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी। ये रहा 2R, तो ये 2R, अब यही हाल यहाँ पे भी होगा। इस R और इस R के जगह पे तुम लगा सकते हो 2R, तो ये कहानी ऐसे गई और ये ऐसे बन के ये हमारा आ गया 2R। ये बात इसमें ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। अच्छा, अब अपने को देख रहा है क्लियर, सर्किट को रीड्रॉ करने आना चाहिए, काम बन जाएगा। ये 2R और R किस में है, पैरेलल में। पैरेलल का सीधा सीधा होता क्या हो, पहले गुना करो फिर जोड़ दो, तो 2R गुने R 2R प्लस R ऊपर भी और 2R गुने R 2R प्लस R नीचे भी, तो कितना बन जाएगा ये 2R/3 ऊपर भी और 2R/3 नीचे भी, है ना। तो ये तुमने यहाँ पे 2R/3, मतलब इतना कुछ नहीं करना, इसके जगह पे तुम सीधा सीधा लिख सकते हो 2R/3, और वही तुम इसके जगह पे यहाँ सीधा सीधा लिख सकते हो 2R/3। सही है क्या, अब बस हो गया। अब दिख रहा आपने को वो ऊपर वाला दोनों किस में है, सीरीज़ में है, तो 2R/3 और R सीरीज़ में है, बताओ कितना होगा, 5R/3 होगा क्या, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस सब को इतना लिखने की आवश्यकता नहीं, इसके जगह पे ये देखिए, एक ये ऐसे गए और ये कितने हैं 5R/3, ये लिखा हुआ है 5R/3। तो इसका मतलब यहाँ भी ये सीधा सीधा ऐसे है और ये भी लिखा हुआ है 5R/3, 5R/3। अब ये अच्छा नहीं लग रहा तो एक काम कर लेते हैं, बताओ आराम से बताना, ये पॉइंट क्या है, ए, हम कुछ कर नहीं रहे।
अब देखो जहाँ जहाँ वायर्ड है वहाँ पोटेंशियल सेम होता है। यहाँ अगर ए है तो यहाँ का पोटेंशियल भी ए होगा। सोचो ये ए है, यहाँ पे वायर गया तो यहाँ का पोटेंशियल भी ए होगा। अब रेजिस्टेंस को पकड़ो, इस 5R/3 के एक एंड पे ए, दूसरे एंड पे बी। तो अगर मैं रीड्रॉ टेक्निक लगाऊँ, यहाँ पे ए पॉइंट लिखता हूँ, यहाँ पे बी पॉइंट लिखता हूँ, तो ए और बी के बीच में एक रेजिस्टेंस मेरा आ रहा है। पहला तो वो कौन है? आर। आर को मत छेड़ो, ये आर लिख दो। उसके बाद इसी ए और बी के बीच एक और रेजिस्टेंस आ रहा है जिसका नाम है 5R/3, और नीचे से भी ए और बी के बीच एक और आ रहा है 5R/3। यहाँ से आया 5R/3। सही है, आ गया। अब ये तीनों के तीनों अपने को कहाँ दिख रहे हैं? पैरेलल में। तो इस तरीके से तुमको अगर रीड्रॉ करने आ गया ना तो सारा का सारा खेल बन जाता है। तो इसको तुमने जोड़ा होगा तो भाई ने कहा कि 11R/3 आ रहा है। नहीं 11/3 नहीं आ रहा, कितना? 5R/11 आ रहा है। तो 5R/11 आ रहा है, 5R/11 आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक ये सवाल है, अच्छा इसको हटाओ। सर्किट रीड्रॉ करने आना चाहिए, रीड्रॉ करने आएगा फिर बात बन जाएगी। जैसे मेरे पास कहा है कि ये इस तरह का शेप से ऐसे रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस ऐसा, दूसरा रेजिस्टेंस ऐसा, और तीसरा रेजिस्टेंस मैं यहाँ से ऐसे लूँगा, और सब की वैल्यू R है। ये भी R, ये भी R। अच्छा, दूसरा नीचे से भी सेम ब्रांच लेके जाना है, तो यहाँ से भी सेम ब्रांच लेके जाइए, 1, 2 और 3। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस R, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस R, और यहाँ पे भी रेजिस्टेंस R। ये तो 2 ब्रांच ऊपर नीचे। क्वेश्चन में बीच में इनको कनेक्ट किया हुआ है। एक लाइन ऐसे खींची, एक लाइन ऐसे खींची, एक रेजिस्टेंस यहाँ डाल दिया, एक रेजिस्टेंस यहाँ डाल दिया। ये इसकी कहानी है। ये भी R है और ये भी R है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि आप बताओ कि यहाँ से RAD कितना होगा। इसका पॉइंट का नाम बोला है A, ये बोला है B, और सामने वाले CD है। ये C है, ये D है। तुम कुछ भी निकाल सकते हो। आज तुम्हारा टारगेट RAD निकालना है। हम्म, 3R। RAD भाई ने कहा 3R। देखते हैं। देखिए क्या कर सकते हैं। AD कहा है, ये रहा A, ये रहा D। इसका मतलब तुमने मन ही मन इसके बीच में एक बैटरी लगाई है, A और D के बीच। ओहो, A और D के बीच बैटरी लग गया तो ये तो बेकार हो गया। सोचो, ये हो गया बेकार, ओपन रह गया ना ये। सिमिलरली ये भी रह गया बेकार क्योंकि ये भी ओपन रह गया। तो A और D के बीच बैटरी लगते ही हमारे पास ये वाला रेजिस्टेंस जो B वाले एंड पे था, और ये क्योंकि ये ओपन रह गया तो ये बेकार हो गया। तो मैं इतनी टेंशन क्यों लूँ, इसको हटा सकता हूँ। ये हट गया, सिमिलरली ये भी हट गया। इसके हटते ही और अच्छा लग गया। बताओ क्या हुआ फ़ायदा। ये R और R किस में आ गए? नहीं, सीरीज़ में। ये R और R आ गए सीरीज़ में, और सिमिलरली बिल्कुल, तो इनका नाम ऐसा हो गया। ये आ गए सीरीज़ में, अब ये ऐसे हो गए। सिमिलरली इस R और R के जगह पे आप इसको ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। ये गया, ये ऐसे आ गया। ये कितना आ गया? 2R, और ये भी हो गया 2R। फिर 2R और 2R R हो गया, और ये R R R 3R। ये तीनों R 3R हो गए। सही है। तो इस तरीके से बात हो जाएगी। आगे बढ़ सकते हैं, इसमें आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। फटाफट क्वेश्चन करना होता है। तो तुम देखो रेजिस्टेंस बेकार कब कब हो सकता है। या तो रेजिस्टेंस बेचारा ओपन छूट जाए, या फिर किसी रेजिस्टेंस के दोनों एंड पे पोटेंशियल सेम हो जाए। पोटेंशियल सेम होने से भी तो बेकार हो जाएगा क्योंकि उसमें करंट ही नहीं जाएगा, तो किस काम का रेजिस्टेंस हो।
अब मेरे पास देखो एक ट्रायंगल वाला सवाल आता है, इस तरीके से पूछते हैं ट्रायंगल वाले सवाल में, ऐसे 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 ट्रायंगल होता है और इसके हर ब्रांच में आर रेजिस्टेंस दे रखा है। जितने भी ब्रांच इसमें दिख रहे हैं आपको, सब में आर रेजिस्टेंस दिया, सारे ब्रांच में। इस तरीके से दिया है, सारा रेजिस्टेंस आर है और यहाँ पे ए बी है, दिस वन इज ए, दिस इज बी, सारे रेजिस्टेंस आर है। ए और बी ऐसे दिया है। अब करो, आर ए बी पूछा है, बोलो। सुनना, ये आर और ये आर किस में आएंगे? सीरीज में 2r, और ये 2r इसके साथ क्या आएगा? पैरेलल में, तो 2r/3। ओके, ऊपर भी 2r/3। तो इतना लफड़ा क्यों लेने का? इसको हटाइए, इसको हटाइए और इस रेजिस्टेंस के जगह पे तुम आराम से लगा सकते हो 2r/3। इसके जगह तुम लगा सकते हो 2r/3। सिमिलरली यहाँ पे भी तुम लगा सकते हो 2r/3 और ये ख़त्म, ये ख़त्म, ख़त्म। अब देखो अच्छे से, ये 2r/3 किस में हो जाएंगे? सीरीज में। तो कितना देंगे ये? 4r/3, और 4r/3 यहाँ से, अब करो करो करो। अगला स्टेप नोट करते रहना। तो ये तुमने कहा कि ये 4r/3 देगा, तो इसका अगला स्टेप अगर कोई बनाना चाहे तो उसको वो कैसा बनता हुआ दिखेगा? देखो, अगला स्टेप उसको बनता हुआ दिखेगा ऐसा, बढ़िया। और ये दिखेगा उसको 4r/3, 4r/3। सही है। अब मुझे अगला बताओ, ये 4r/3 इस r के साथ पैरेलल में है, तो बताओ पैरेलल में सॉल्व करोगे तो पहले तो क्या करो? गुना करो फिर जोड़ो। एक बार अगर तुमने किया हो तो बताओ, इस 4r/3 और r को सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा? 4r/7 आ रहा है क्या? बिल्कुल। तो ये जो तुमने सॉल्व किया तो ये बन जाएगा तुम्हारा 4r/7। अब ये दोनों किस में आ गए? सीरीज़ में। तो 4r/7 और r हो गया सीरीज़ में। इसको सॉल्व करो, बताओ कितना आ रहा है? 11r/7 आ रहा है। बिल्कुल। तो तुमने कहा कि ये सीरीज़ में है और ये आ गया मेरा 11r/7, मतलब ये ऐसे गया और ये आया 11r/7। अब बताओ 7 7 7 और उसके साथ ये, चलिए बैटरी जोड़ दीजिए, मन ही मन ऐसे जोड़ दिया। अब 11r/7 और r वापस से पैरेलल में है, इसको सॉल्व किया तो कितना आया? 11r/18। ठीक है भाई, तो इसको पैरेलल में सॉल्व किया तो आंसर आया 11r/18। पैरेलल का नियम सिंपल है, दो हो तो पहले जोड़ दो फिर ऐसा करो। तो पहले तो 11r/7 मल्टीप्लाई किया तुमने r से, फिर 11r/7 प्लस कर दिया r, r1 r2 r1 + r2। मेरे ख्याल से काम आसान है। सही है। अब एक सवाल होता है लैडर वाला।
लैडर वाले सवाल में बात करी जाती है। इनफाइनाइट लैडर। इनफाइनाइट लैडर का एक ही तरीका है कि अपने को थोड़ा हल्का सा थॉट बदलना पड़ेगा। पहले आंसर x मान लेना पड़ेगा, तब उसके अकॉर्डिंग बात बनती है। उसको धूम मचा रहे हैं। ला ला ला। इनफाइनाइट लैडर, सीढ़ी ए सीढ़ी, लगातार सीढ़ी ऐसे चलेगी लगातार, और सब का रेजिस्टेंस 2 ओम है, और ये कहानी पहुंची है इनफाइनाइट तक। ये देखिए, ये कहानी कितनी भी सीढ़ी बना लो कोई टेंशन नहीं है, इनफाइनाइट तक ये कहानी चल रही है। इनफाइनाइट तक सब में एक एक रेजिस्टेंस दिखा दो, क्या जाता है? सब में रेजिस्टेंस दिखा दो, सब में रेजिस्टेंस दिखा दो। बना लो डायग्राम, सर्किट डायग्राम। ऐसे चला है लगातार, मतलब सारे रेजिस्टेंस 2 ओम के हैं। मतलब इसमें ऐसे रेजिस्टेंस जैसे क्या होना से मान लो, ये 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, ये भी 2 ओम, 2 2 2 2 2, लिखते लिखते सुबह तक लिख सकते हैं, सब में 2 गया होगा। और ये कहानी गई है इनफाइनाइट तक, ये कहानी गई है इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक। चलो हमें ए बी चाहिए। कितना आंसर बोले हो? आंसर बोले ना कुछ, कितना बोले? इतना जल्दी तो आंसर आएगा नहीं पहली बात। और कितना बोले? ऐसा बीच बीच से तो बात बनेगी नहीं, कोई अप्रोक्स तो काम नहीं चलेगा। तुक्का से नहीं, इसमें एक फिक्स तरीका अपन ऐसा करते हैं। हम सबसे पहले देखो रिपीटिंग ब्रांच कौन सा है, तो ये वाला रिपीट कर रहा है हर बार। देखना, ये 2 अगला 2, ये 2 अगला 2, ये 2 अगला 2, समझ रहे हो? रिपीटिंग ब्रांच तो ये ही रिपीट कर रहा है। इसके बाद ऐसा ही वाला बार बार रिपीट कर रहा है। तो क्या करो, यहाँ से यहाँ तक के रिजल्टेंट को क्या मान लो, x। तो हमने क्या किया, इन सब इनफाइनाइट तक वाले चूँकि रिपीटेशन चल रहा था, तो हमने एक ब्रांच पकड़ लिया और इनका जो अगला जितने भी कुछ कुछ बनाते इसका रिजल्टेंट, इसको हमने x मान लिया। ये किया हमने, ये हमने x किया। सही है? सही है? अब समझो, अब अच्छी बात यह है कि अगला जो ब्रांच हमने चुना है सबका रिजल्टेंट x है। अच्छा, x किसका रिजल्ट है? इनफाइनाइट तक के ब्रांच का। इनफाइनाइट में तो बहुत सारे थे, लेकिन उनमें से एक ब्रांच ही तो हमने ऐड किया है, तो उससे इसको कोई हमारे आंसर में फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरा आंसर कितना है? x। हमने इस क्वेश्चन का आंसर ही x मान लिया, और x मान लिया और इस x को दिखा लिया। प्रैक्टिकली अगर बैठ के सोचो तो उस x में थोड़ा एक्स्ट्रा इसका रिजल्ट जुड़ेगा, तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? ये तो इनफाइनाइट था ना, तो उसमें से बहुत ज़्यादा का रिजल्ट x है, तो उसमें एक जोड़ भी दूंगा तब भी रिजल्ट x ही रहना है। तो हमने पहले रिजल्ट मान लिया x। लिखो, लेट द रिजल्टेंट ऑफ इनफाइनाइट लैडर इज x। रिजल्टेंट ऑफ इनफाइनाइट लैडर इज x है, इनफाइनाइट लैडर इज x। तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर x है, हमारा आंसर x है। बस उस x को फाइंड करना है। अब ज़रा सोचो अच्छे से, ये x और ये 2, ये किस में है? पैरेलल में है। तो इनका रिजल्टेंट क्या होता? 2x 2 + x। तो हमारी कंडीशन इसके लिए अगर लिखते हम, एक ऐसा और नीचे से लिखते तो एक ऐसा और एक ऐसा आता,
और इसकी वैल्यू कितनी आती है 2x 2 + x। अच्छा, और ये कितना आता 2 ओम, और ये भी आता 2 ओम, और ये बैटरी जोड़ने का पॉइंट है, नाम उसका AB है। खोल के देखिए, एक लाइन में ही तो है। और तीनों के तीनों सीरीज में दिख रहे हैं। हमको क्या निकालना है, R इक्विवेलेंट सीरीज में। अब मैं लिखता हूँ, तुम बताना क्या मैं सही हूँ। R इक्विवेलेंट मैं निकालूंगा, तीनों सीरीज में, तीनों को जोड़ूंगा, R1 R2 और R3 को जोड़ूंगा। बताओ R इक्विवेलेंट क्या लिखूँ, दिमाग लगा के बोलना। X लिखूंगा, क्योंकि मेरे को पहले से मेरा आंसर X पता था। हमने तो बस उसका लिखने का स्टाइल चेंज किया है। हमको तो आंसर पता था, R इक्विवेलेंट मेरा X आएगा, बस हो गया। अब बस R1 लिख दो, तुमने R1 लिख दिया 2 ओम, फिर तुम R2 लिख दोगे यहाँ से 2 ओम, और R3 लिखोगे 2x और 2 + x। ये लिखते ही तुमको लग जाना चाहिए कि क्वाड्रेटिक बनेगा, और यहाँ से क्वाड्रेटिक बनेगा, और क्वाड्रेटिक बना के जब तुम सॉल्व करोगे तब जाके इसका आंसर आएगा। फिर इसका आंसर आएगा 2 × 1 + √3, दिस विल बी द आंसर। इसका आंसर आएगा 2 × 1 + √3, क्वाड्रेटिक बनेगा। शायद समझ सकते हैं आप। ये ओम लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सब में ओम लगा हुआ है। तुम 2 लिखो बस, 2 ये रूट तो निकाल लोगे। चलिए घर पे इसको कर लीजिएगा, फिर इसका आंसर वही आ जाएगा। यहाँ से क्वाड्रेटिक बन के आ जाएगा, फिर इसका आंसर है। क्वाड्रेटिक तो आता है सॉल्व करने अपने को। क्वाड्रेटिक कैसे सॉल्व करते हो, -b + -√b² - 4ac/2a, उसको लगाते हैं, बात बन जाती है। अब एक सवाल लिखो, यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 18 ओम, यूनिफॉर्म वायर ऑफ रेजिस्टेंस 18 ओम is bent in the form of a circle, is bent in the form of a circle. Calculate effective resistance between A and B, effective resistance between A and B. ये A है, ये B है, ये एंगल 60 डिग्री। अपने को इफेक्टिव रेजिस्टेंस बताना है A और B के बीच, A और B के बीच इफेक्टिव रेजिस्टेंस चाहिए। पूरा का पूरा पहले एक वायर रहा होगा, उस वायर को इसने बेंड करके सर्कल बना लिया होगा। सोचो तो पूरे वायर का रेजिस्टेंस कितना था, 18 ओम। अब जरा सोचो, अब इसको मोड़ूंगा तो 360 डिग्री एंगल बनता, और R = मैं जानता हूँ ρl/A होता है ना। मतलब जिसकी लंबाई ज़्यादा उसके पास रेजिस्टेंस भी तो ज़्यादा होंगे। इसका मतलब तुम सोचो, इसके हिस्से में इतनी लंबाई आई तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एक रेजिस्टेंस होगा, और इसके हिस्से में इतनी लंबाई आई तो इसके कोरस्पॉन्डिंग एक रेजिस्टेंस होगा। ईमानदारी से सोच के बताओ, 360 डिग्री के कोरस्पॉन्डिंग 18 ओम रेजिस्टेंस था। अगर पूरा 360 डिग्री लेंगे तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग 18 ओम रेजिस्टेंस था। यूनिट डिग्री लूँगा तो 18/360 होगा। मुझे 60 डिग्री के लिए चाहिए था, तो ज़रा सोच के बताओ कितना लिखना चाहिए। 18/360 × 60 यानी 3 ओम। इसके कोरस्पॉन्डिंग 3 ओम आया, तो बचा हुआ ये कितना होगा, 15 ओम। अब जरा देखो, इसका इस रेजिस्टेंस के एक तरफ A है, दूसरी तरफ B है, वही हाल इसका भी है। इस रेजिस्टेंस के भी एक तरफ A और दूसरी तरफ B है, मतलब ये दोनों पैरेलल में हैं। तो अगर यहाँ पे तुमने A दिखा दिया, यहाँ पे तुमने B दिखा दिया, तो A और B के बीच एक रेजिस्टेंस कितना का, 3 ओम का, और A और B के बीच दूसरा रेजिस्टेंस कितने का, 15 ओम का। ये दोनों पैरेलल में हो गए। रिजल्टेंट कितना, 15 × 3, 15 + 3 मतलब 45/18। 15 × 3, 15 + 3 45/18 इसका आंसर आ गया। ये इसकी समझने की बात है, ऐसे करते हैं।
अब बात आती है इक्विवेलेंट पॉइंट की। इक्विवेलेंट पॉइंट पे सवाल पूछा जाता है, इक्विवेलेंट पॉइंट। अब देखो मैंने एक बात तुमसे कही थी, अगर किसी दो वायर के किसी दो पॉइंट के बीच अगर तुम रेजिस्टेंस डालते हो, मान लो मेरे पास एकदम से वायर लगातार चलेगा, वायर का अपना अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो उस वायर के हर पॉइंट पे करंट कितना होगा, सेम रहेगा, और हर पॉइंट की हम पोटेंशियल भी सेम कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये रेजिस्टेंस यहाँ लिया, एक रेजिस्टेंस मैंने यहाँ ले लिया R1, और एक ये A है और ये पॉइंट B है। मैंने क्या किया, इसको एक वायर से जोड़ दिया। वायर से जोड़ते ही पोटेंशियल सेम हो जाएगा। किसी भी कंडक्टिंग वायर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है। तो अगर यहाँ का पोटेंशियल, अगर मान लो अगर मैं ऐसा बोलूँ कि यहाँ का पोटेंशियल x है, तो यहाँ का भी x, यहाँ का भी x, यहाँ का भी x और यहाँ का भी x, तब इस रेजिस्टेंस के एक तरफ का पोटेंशियल कितना x और दूसरी तरफ का x, तो रेजिस्टेंस बेकार है ना। इसका मतलब ये है कि अगर तुम किसी रेजिस्टेंस के दोनों एंड को कंडक्टिंग वायर से जोड़ दोगे तो उस रेजिस्टेंस के दोनों एंड पे पोटेंशियल सेम हो जाएगा और वो रेजिस्टेंस मेरे लिए बेकार है। अपने को इसी बात को समझने के लिए एक दो सवाल कर सकते हैं। कंडक्टिंग वायर आया तो वायर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम करना है। कंडक्टिंग वायर मतलब उस वायर के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम करना है। इसको समझने के लिए एक सवाल करते हैं। चलो, इस तरीके से हमारे पास कंडक्टिंग वायर से इसको जोड़ा है और बीच में चार रेजिस्टेंस रखे, एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ। दिस इज़ R, दिस इज़ R, दिस इज़ R, दिस इज़ R। पॉइंट का नाम दे दिया A, ये पॉइंट है जिसका नाम है A, और एक पॉइंट पेरीफेरी पे ले लिया, नाम उसका B है। दो पॉइंट दे दिया आपको A और B। तुमसे पूछा है RAB बताओ, RAB बताओ। R/4 होगा क्या? बिल्कुल। इसको रीड्रॉ करो तो इसका शेप कैसा बनेगा, रीड्रॉ करिए, इसका शेप कैसा बनेगा। देखिए, अगर पूरा ये कंडक्टिंग वायर है ब्लू वाला, तो ये B तो पक्का ये B होगा, तो फिर ये भी B होगा, तो फिर ये भी B होगा। वायर के हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम, तो B। अब तुम हर रेजिस्टेंस को देखो, इस रेजिस्टेंस को पकड़ोगे तो इसके एक तरफ पोटेंशियल A है, दूसरी तरफ B है। इस रेजिस्टेंस के भी एक तरफ A है, दूसरी तरफ B है। इसका भी वही हाल है, एक तरफ A, दूसरी तरफ B। इसका मतलब मैं अगर इसको ऐसा सोचूं, तो ये रेजिस्टेंस A, ये रेजिस्टेंस B, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस है जिसका नाम R है, इसके बीच में एक और है जिसका नाम R है, इसके बीच में एक और है जिसका नाम R है, इसके बीच में एक और है जिसका नाम R है। सारे R ऐसे ही हैं, ये R/4 हो गए, R/4 हो गए। सही है। इस तरीके से आप रीड्रॉ टेक्निक लगा के आराम से काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कभी कभी क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट होके आता है, हल्का सा ट्विस्ट। जैसे मान लो ये क्वेश्चन अगर तुमको देता हूँ, ये भी लोग कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमारा टारगेट बस इतना होगा कि हम हर रेजिस्टेंस के दोनों एंड पे पोटेंशियल लिख दें। अगर हमने हर रेजिस्टेंस के दोनों एंड पे पोटेंशियल लिख दिया, बस मेरा काम ख़त्म। तो मेरे पास यहाँ पे ये तो तुम कर दोगे, दूसरा देता हूँ, चलो ये देता हूँ, थोड़ा हल्का है। आओ, एक रेजिस्टेंस, दो रेजिस्टेंस, तीन रेजिस्टेंस, चार रेजिस्टेंस, और मान लीजिए ये 5 रेजिस्टेंस। 3 और 2 5 रेजिस्टेंस आपको अगर दे दिया, सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू R है। पहला छोड़ के 3 को जोड़ते हुए एक वायर, और उसके बाद फिर पहले से 2 को जोड़ते हुए एक वायर, ओके। और नीचे से भी यहाँ से एक वायर को उठाया और ऐसे जाके जोड़ दिया। ये पूरी कहानी इसकी है। अब हमसे हर रेजिस्टेंस की वैल्यू ये कह रहे हैं R है, तो ये भी R, ये भी R, ये भी R, ये भी R और ये भी R।
ये इसका एक एंड रहा, ये इसका दूसरा एंड रहा। नाम इसका ए है, इसका नाम है बी। हमसे कहा आर ए बी बताइए, हमसे कहा आर ए बी बताइए। कितना आया? नहीं, चेक करना। थ्री आर बाई टू, 3r/2 नहीं होगा, चेक करिए। चलिए करता हूँ, मैं करता हूँ। देखिए समझना ध्यान से। मैंने ऐसा किया, रेड पेन से लिख रहा हूँ। ये ए है, देखना ध्यान से, ये ए है, वायर आ गया तो ये भी ए, फिर ये ए, फिर आगे बढ़ते बढ़ते मैं यहाँ पहुँचा, ये ए है, फिर आगे पहुँचा यहाँ पे ये ए है, फिर वही वायर गया हुआ है तो ये ए है, वही वायर नीचे उतरा तो ये ए है, फिर आगे बढ़ बढ़ के यहाँ गया तो ए है, फिर वापस यहाँ पहुँच गया तो ए है, फिर यही वायर यहाँ आ गया तो ये ए है, फिर ये ए है, यही वायर ऐसे ऐसे करके यहाँ आ गया ए है, ये ए है। क्या हमने हर रेजिस्टेंस के दोनों एंड पे पोटेंशियल लिख दिया? बिल्कुल लिख दिया। तो देखो ये रेजिस्टेंस पहला वाला, इसके दोनों एंड का पोटेंशियल सेम है, ए और ए, तो ये बेकार। उसी तरीके से इस रेजिस्टेंस के लिए भी ये भी बेकार। ये आर और आर 2R होता, परंतु उधर भी ए इधर भी ए, तो ये दोनों बेकार। बचता है सिर्फ ये, यही मेरा आंसर है, ये मेरा आंसर, ये इसकी बात है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल। इसमें क्या है इसको समझिएगा। 1, 2 और 3 रेजिस्टेंस दिए, 1 रेजिस्टेंस, 2 रेजिस्टेंस और 3 रेजिस्टेंस, सब की वैल्यू R है, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं। डायग्राम देखते रहना। उसके बाद से क्या किया, पहले रेजिस्टेंस से पहले यहाँ से एक कंडक्टिंग वायर लाया गया है, उस कंडक्टिंग वायर में एक रेजिस्टेंस जोड़ा गया, और जो पहला वाला रेजिस्टेंस है, पहला वाला रेजिस्टेंस और दूसरे वाले रेजिस्टेंस के बीच में से वायर निकाला गया, ऐसे और ऐसे। पहले वायर में रेजिस्टेंस जोड़ा गया है R, इस पहले वायर में एक रेजिस्टेंस जोड़ा गया है R, दूसरे वायर को ऐसे ही छोड़ दिया गया। एक कनेक्टिंग वायर से इसको लाके और यहाँ पे इनको ऐसे कनेक्ट कर दिया गया, एक शेप ऐसा बन के तैयार है। फिर क्या किया गया है कि पहले वाले रेजिस्टेंस से एक वायर लाके और दूसरे वाले रेजिस्टेंस को क्रॉस करा के ऊपर ऊपर इसको छोड़ दिया गया, और वही हाल नीचे से भी कर सकते हैं, लेकिन चलो इतना ही करो तुम। अब तुम बताओ ए बी कितना होगा। इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी। तुम तो ए बी बताओ, आर ए बी कितना होगा, आर ए बी कितना होगा। हमारा टारगेट हर रेजिस्टेंस के दोनों एंड पर पोटेंशियल लिखना होता है। कितना आया? 3r/2, चेक करते हैं।
तुम्हारा कितना आया? चलो मैं करता हूँ अपने तरीके से। देखिए सब कुछ ठीक था, यहाँ से B तो नहीं लिख सकते, A चलिए ये A हो गया, यहाँ भी A हो गया, लेकिन आगे नहीं बढ़ सकते, दिक्कत है। तो एक नया पॉइंट मानना पड़ेगा। मान लिया C, चलिए इस पॉइंट का नाम C अपने मन से माना। क्या ये मजबूरी में ही माना है, ध्यान रखना, क्योंकि A और B से काम नहीं चला इसलिए C माना। ये C तो ये C, इसके चक्कर में ये C तो ये भी C, ध्यान से देखना, इधर जाऊंगा तो ये भी C, पीछे पहुंचा तो ये भी C, यहाँ से नीचे उतरा तो ये भी C, यहाँ चला गया ये भी C, नीचे आया ये भी C, इसके चक्कर में ये भी C। बोलो है कि नहीं? रिपीट करूं? अब हो गया। अब तो क्या है, अब देखो ये रेजिस्टेंस जो है R, ये C और C के बीच में है गए, ये रेजिस्टेंस C और C के बीच में है गए, तो हमारे पास अब क्या करना है, तो हौच पौच सा हो जाएगा। तो हम 2 पॉइंट बनाते हैं। हाँ वहाँ पे C कैसे रेफरेंस होगा? यहाँ से आऊँ, नीचे यहाँ आऊँ, हाँ, ये देखो ये C, हाँ वो इधर वाला, ये C, हाँ ये भी वायर है, ये भी C, हाँ, ऊपर तो ऊपर से आए थे ना, ये C, अच्छा ये C उतर लिया, C चला गया, C पीछे आया, C। यहाँ से नहीं जा सकते, ऊपर से तो आ सकते हैं। अब जिस के एंड पे अपने से पोटेंशियल पूछा है वो A और B है, तो A को यहाँ छोड़ दो, B को यहाँ छोड़ दो। A और B को छोड़ना अलग है, दोनों एंड पे, और तीसरा पॉइंट बीच में जाएगा, C नंबर पॉइंट बीच में जाएगा। अब जैसे जैसे रेजिस्टेंस से बिठाते चलो, C और B के बीच एक रेजिस्टेंस है R, ओके, C और B के बीच एक रेजिस्टेंस है R, ये लिख लिया, टिक। आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े। A और C के बीच एक रेजिस्टेंस है R, A और C के बीच एक रेजिस्टेंस है R, लिख दिया, ओके। A और C के बीच एक और रेजिस्टेंस है R, ठीक है। A और C के बीच एक और रेजिस्टेंस है R, लिख दिया, ठीक है, हो गया। यही तो था, ये R/2 R/2 और R मतलब हाँ 3/2 R, सही है, ऐसे हो जाएगा। इक्विवेलेंट ड्रॉ करने आएगा तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। चलिए किरचॉफ्स लॉ समझते हैं। किसी भी पॉइंट पे जितना करंट आएगा उतना चला जाएगा, इनकमिंग बराबर आउटगोइंग, यही होता है किरचॉफ्स लॉ। और हमको लूप रूल लिखने आना चाहिए। अगर किसी ओपन सर्किट में लूप रूल लिखोगे तो एक तरफ से लिखते चलो, लास्ट वाले के बराबर कर दो, और मान लो क्लोज लूप है तो लिखते चलो और अंत में क्या कर दो, 0। अच्छा, सारे का सम। करंट का फ्लो हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ होगा, मतलब मैं जिधर निगेटिव की तरफ जाऊंगा पोटेंशियल निगेटिव हमारा होगा, हमारे में अगर डाउन होगा पोटेंशियल का तभी करंट की तरफ जा पाओगे। तुम अगर करंट की तरफ चल रहे हो मतलब तुम निगेटिव पोटेंशियल की तरफ चल रहे हो। लूप रूल में हमारा टारगेट हर समय क्या लिखने का होता है, पोटेंशियल। तो इसके लिए लूप रूल लिखने हमको आना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या लूप रूल लिखना सिखाऊं? आता है? एक बार बता दिया जाए, एक बार लूप रूल लिखना बता दिया जाए, क्यों ना सवाल से ही बताया जाए, सवाल से ही बताया जाए। पहले थोड़ा सा पहले ही बता दिया जाए, क्योंकि सवाल में फिर बहुत बताना पड़ेगा। शॉर्ट में समझो लूप रूल क्या है। लूप रूल का मतलब होता है वोल्टेज लिखना, सिंपल, वोल्टेज लिखना है। अच्छा, वोल्टेज तो पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी। अगर तुमने वोल्टेज को पॉजिटिव लिखा मतलब तुम बढ़ रहे थे, तुम्हारा वोल्टेज बढ़ रहा था। मैं तुमको 2-3 बात यहाँ पे लिख देता हूँ, तुम समझ जाओगे। जैसे देखो, ये है बैटरी, ये है रेजिस्टेंस, और यहाँ से हमने चलना शुरू किया। मान लीजिए मान लो E1 वोल्ट की बैटरी है और ये रेजिस्टेंस R1 है, और क्वेश्चन ने कहा था करंट ऐसे चल रहा है I, ये I है ऐसे, ठीक है। मुझे लूप रूल लिखना है, ये ओपन सर्किट है। देखो, मैं मान लो इस पॉइंट का नाम A रखता हूँ और इसका नाम B रखता हूँ। लूप लिखने के लिए मैं ऐसे चल रहा हूँ, ऑब्जर्वर जो है वो ऐसे चल रहा है A से B की तरफ। तो जब सर्किट ओपन हो तो हर पॉइंट का पोटेंशियल लिखो। तो ये लिखो VA प्लस, बड़े से छोटा घाटा हो गया, माइनस का E1। फिर आगे बढ़े, करंट के अगेंस्ट जाना। करंट मेरी तरफ आ रहा है मतलब मेरी तरफ लो है, यहाँ लो है यहाँ हाई है, मैं लो से हाई जा रहा हूँ, फायदा हो गया, तो प्लस का I इंटू R1। सुनो मेरी बात, एक चीज़ ध्यान रखना, हम लूप रूल में अल्टीमेटली लिख क्या रहे होते हैं, वोल्टेज। जब वोल्टेज लिख रहे होते हैं तो वोल्टेज लिखने के लिए या तो अपने को डायरेक्ट बैटरी देगा, या तो वो डायरेक्ट तुमसे कहेगा कि भाई आपको बैटरी दे रहा हूँ, तो बैटरी का वोल्टेज लिख दो, 5 वोल्ट 6 वोल्ट जो भी हो। अच्छा, दूसरा वो रेजिस्टेंस देगा, है ना।
तो रेजिस्टेंस देगा तब तुमको V लिखने का तरीका होता है डेल्टा V बराबर आई आर। अच्छा, तीसरा एक और तरीका हो सकता है, चैप्टर बदलोगे तो कैपेसिटर, तो वहाँ पे Q बराबर क्या लगाते हो CV, तो वहाँ V क्या लिखते तुम Q/C लिखते, तो वहाँ V लिखा जाता Q/C। और चैप्टर बदलो, मान लो AC आ गया इंडक्टर, तो E को लिखते माइनस का L di/dt, तो वहाँ पे ये E क्या है, वोल्टेज ही तो है ना, तो EMF बोलो वोल्टेज बोलो एक ही बात हो जाती है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि मुझे हर जगह लूप रूल में लिखना है वोल्टेज। जब उसने डायरेक्ट मेरे को बैटरी दे दी तो हम क्यों IR लगाएंगे, जब बैटरी दे दिया तो बैटरी की पोलैरिटी डिसाइड करेगा ना, क्योंकि बैटरी तो फर्स्ट है, उसने बैटरी दे दिया। जब बैटरी दे दे तो करंट की डायरेक्शन को मत सोचो, जरूरत नहीं है। इसीलिए करंट का फ्लो यहाँ हमने नहीं सोचा, समझ रहे हो, हम तो जा रहे हैं करंट के अगेंस्ट। यहाँ पॉजिटिव लिया था लेकिन यहाँ पोलैरिटी क्या ले ली हमने, नेगेटिव। जब बैटरी हो तो बैटरी सोचना है, बैटरी की हमेशा प्रायोरिटी रखनी है। अब यहाँ पे IR, अब ठीक है, अब आगे बढ़ो, इक्वल्स टू क्या लिखोगे VB, तो बस हो गया। अब कोई तुमसे पूछे कि बताओ इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, तो तुम कहोगे VA में से VB घटा लीजिए, ये उधर चला जाएगा माइनस का IR1 और प्लस का हो गया E1, ये पोटेंशियल डिफरेंस आ गया इनके बीच। उसी में कोई कहेगा नहीं मैं तो उल्टा चलूँगा, अब ऑब्जर्वर मान लो एक कहेगा नहीं मैं तो ऐसे चलूँगा, ऐसे चलूँगा, ठीक है भाई ऐसे चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले कहाँ का पोटेंशियल लिखेगा वो, B का, तो मान लो वो लिखेगा यहाँ VB। ओके, अब करंट की तरफ जा रहा है तो माइनस का IR1, फिर वो यहाँ आएगा, छोटे से बड़ा फ़ायदा हो गया तो प्लस का E1, फिर वो आगे बढ़ेगा, बराबर क्या करेगा वो VA। अब उससे फिर से काम करवाओ, उसको बोलो भाई तू वापस VA माइनस VB निकाल के बता, तो तुम देखो ये क्या बन जाएगा E1 माइनस का IR1, क्या ये पहले के जैसा है, मतलब कोई दिक्कत नहीं है, लूप रूल हम कहीं से भी लिख सकते हैं, बस सही सही लिखने आना चाहिए। दूसरा तरीका, अगर यही क्लोज होता, अगर यही क्लोज होता, इतना ही लिखा हुआ होता और ये क्लोज होता, क्लोज जब लूप बने तो पॉइंट पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। जब लूप क्लोज बन जाए, मान लो कि यहाँ से इसको ऊपर ले जाते, एक दो रेजिस्टेंस और ले आते, अब एक बैटरी और ले लो, ऐसे ले लो, ये मान लो R2 है और ये मान लो E2 है, करंट का डायरेक्शन दिया ही हुआ है, सोचो। चलो इसको एक बार और लिख देता हूँ, कहीं से भी लिख सकते हो। अब इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज तुमको सोचना है। मान लो तुम ऐसे चल रहे हो, ऐसे देखो मैं लिख रहा हूँ, ऐसे चले यहाँ से, इस बैटरी के लिए क्या लिखोगे प्लस का E1, आगे बढ़े, करंट तो ऐसे जा रहा था तो माइनस का I इंटू R2, फिर यहाँ पे जाओगे घाटा माइनस का E2, फिर नीचे आओगे इधर करंट की तरफ जाओगे, माइनस की तरफ जाओगे I इंटू R1 बराबर 0। सोचो, तो जब क्लोज लूप में चलते हैं तो सिर्फ कहाँ कहाँ लिखना है, बैटरी में, रेजिस्टेंस में, बात खत्म। ये इसका लूप रूल लिखने का स्टाइल है। इसके हेल्प से हम कहीं का भी पोटेंशियल निकाल सकते हैं, कहीं का भी पोटेंशियल निकल सकता है लूप रूल से। चलो एक सवाल कराता हूँ, मिटाऊँ इसको, लिखो जिस दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल फाइंड करना हो, जिस दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल फाइंड करना हो, उन दोनों पॉइंट को सर्किट से काट कर अलग कर लो, उन दोनों पॉइंट को सर्किट से काट कर अलग कर लो। सही है? अब आपको कुछ सवाल देता हूँ लूप रूल पे ही।
चलिए एक सवाल है, क्या है ये, ऐसा है इस तरीके से, यहाँ पे 4 ओम रेजिस्टेंस है, इस पॉइंट का नाम ए है। पहले सवाल देख लीजिए, एक बार बनाने दीजिए। ए है, नीचे इसमें 2 एम्पेयर करंट आ रहा है और उसके बाद रास्ते में यहाँ पे 3 वोल्ट की बैटरी कुछ इस तरीके से जुड़ी है। ये बैटरी है हमारे पास 3 वोल्ट की। अब उसके बाद से एक 2 ओम का रेजिस्टेंस इसके बाद इसमें जोड़ दिया, 2 ओम के रेजिस्टेंस को ऐसे जोड़ा। फिर कहानी ये है कि एक 1 ओम का रेजिस्टेंस नीचे की तरफ लटका हुआ है, ये 1 ओम का रेजिस्टेंस ऐसे लटका हुआ है, 1 ओम का रेजिस्टेंस। फिर आगे जो वायर गया है उसमें 5 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे इसने जोड़ी है, इसमें इसने 5 वोल्ट की बैटरी जोड़ी है। फिर एक और वायर लगा के 2 रेजिस्टेंस जोड़े, एक वायर लगाया, इसमें 2 रेजिस्टेंस जोड़ा, ये रेजिस्टेंस पता ही नहीं इसको, और एक रेजिस्टेंस यहाँ पे जोड़ा इस तरीके से। नीचे वाले रेजिस्टेंस को दिया है 5 ओम और 3 एम्पेयर करंट इसमें आ रहा है, इसमें नीचे की तरफ आया है 3 एम्पेयर और ये है 5 ओम। ऊपर वाले में जो करंट गया है वो गया है 1 एम्पेयर, ऊपर वाले में 1 एम्पेयर। हमसे पूछा है कि ए और बी के बीच क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस। ये ए है, इस पॉइंट का नाम बी दिया गया है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। बढ़िया सवाल है, ये हमको दिया है। सोचो, देखो मेरे साथ सोचो। ये थोड़ा तंग कर गया, लेकिन एक चीज़ श्योर है, नीचे कितना करंट आया है 3 एम्पेयर और ऊपर गया है 1 एम्पेयर। इसका मतलब इस जंक्शन पे कितना आया होगा यहाँ से 4 एम्पेयर, तभी तो 4 3 और 1 में बट गया। अच्छा सोचो, इसका मतलब यहाँ पे इधर कितना करंट गया था 4 एम्पेयर, इधर से कितना आ रहा है 2 एम्पेयर। तो 2 एम्पेयर आके 4 उधर कैसे चला गया होगा, तो पक्का नीचे से कितना आया होगा 2 एम्पेयर, तभी तो ये दोनों यहाँ पे जुड़े और इधर से 2 जुड़ के 4 निकल गए। उस 4 में से 1 ऊपर 3 नीचे निकल गया। ये खुद से सोचना पड़ेगा। और जैसे ही तुमने इतना सोच लिया, अब तुमको क्या कहा था मैंने कि जहाँ जहाँ तुमसे पूछेंगे पोटेंशियल, वहाँ से उसको काट के अलग कीजिए, ये हटाओ और ये हटाओ, और ऐसे लूप रूल लिख दो, काम खत्म। समझ रहे हो? अब लूप रूल लिख दो। देखो क्या करोगे, मेरे साथ साथ लिखना। ऊपर का पोटेंशियल VA, यहाँ करंट के डायरेक्शन में जा रहा हूँ, करंट के डायरेक्शन में जाना मतलब माइनस में जाना, तो माइनस का क्या लिखा जाएगा 2 गुना 4, एक बार पूरा लिख देता हूँ। उसके बाद से छोटे से बड़ा फ़ायदा प्लस का 3, फिर करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं अपन, तो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं घाटा, तो माइनस का 2 गुना 2, फिर उसके बाद से यहाँ से नीचे उतर रहे हैं, करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो प्लस का 2 × 1 है ना, इक्वल्स टू VB। सही है? ये स्टाइल है इसका लिखने का। तो बताइए क्या आ रहा है मामला, ये आ रहा है अपना VA माइनस का 8 प्लस का 3 माइनस का 4 प्लस का 2 इक्वल्स टू VB आ रहा है। तो VA माइनस VB क्या आ जाएगा देखो, तो VA माइनस VB इक्वल्स टू, ये पूरा का पूरा टर्म 8 और 4 उधर जाएंगे तो -12, उसमें से 3 और 2 घट जाएंगे, -12 में से 5 हटा दीजिए 7। सही है? तो कुल मिला के बात ऐसी है, आसान है, कर सकते हैं। अपने को करंट लिखने आ जाए तो सारी चीज़ें करी जा सकती है,
अब इस पे अगली वैरायटीज़ पे बात कल करेंगे। रेजिस्टेंस किसका, वो दिया नहीं था, जरूरत ही नहीं पड़ी अपने को। अगर फाइंड आउट करने दें तो फाइंड आउट करना है तो तब फाइंड आउट करने के लिए इसको बताना पड़ेगा कि पूरे सर्किट में करंट कैसे है। इसका रेजिस्टेंस अगर फाइंड करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, ये पकड़ लो, ये पकड़ लो, यहाँ का पोटेंशियल C है, मुझे रेजिस्टेंस कहीं का चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, V = IR लगाऊंगा, या तो कोई मुझे V बता दे तब मैं R निकाल सकता हूँ, क्योंकि 3 में से 2 पता होना चाहिए। I तो पता है, I तो पता है, तो उसके बाद से बस ये रेजिस्टेंस पता होता तो ये निकल जाता, ये पता होता तो वो निकल जाता, तो कुछ और इन्फॉर्मेशन होते। बता दिया।